ओके तो देखो हमारे पिछले टर्न पर हम लोगों ने बेटा जो डिस्कस किया था उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स एलिमेंट्स की लिखवाई थी, ठीक है। तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं, उन ट्रांजिशन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे कैसे वेरिएशन होते हैं, ठीक है, और कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, कब होता है, कौन सा एलिमेंट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उनके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उन पॉइंट्स में देखो सबसे पहले, अभी लिखना बंद कर दो बच्चे, थोड़ा सा सुनो अच्छा, कि सबसे पहले जो आपका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एलिमेंट्स का, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। आप जब भी आंसर आएगा या पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप +2 को मार्क करेंगे। होता +3 भी है बट +2 इज मोस्ट कॉमन। मोस्ट कॉमन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन, देखो जिसके इलेक्ट्रॉन निकालना जहां से ज़्यादा आसान हो, ईजिली निकल जाए, उसके कंपाउंड उतने ही आसानी से बन जाते हैं नेचर में। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1, d में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन, और फिर होता है ns 1 और 2, या तो 1 या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसमें देखें बेटा तो जो आपका d के इलेक्ट्रॉन है वो अंदर के शेल के हैं, जबकि 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर के शेल के हैं, और किसी भी शेल के बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि बाहर के शेल न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होते हैं, इसका मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इज मच ईजियर। तो 4s के इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं, और आसानी से निकालने की वजह से ही उसका जो बेटा s के इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो बॉन्डिंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम है, क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, कम एनर्जी लगा के ये निकाल सकते हैं। इसीलिए जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, लेकिन +2 के साथ साथ ये एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन की स्टेट शो करते हैं, मतलब ज़्यादातर कंपाउंड्स में अपने। तो इसका मतलब सेकेंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +3। द फर्स्ट वन इज +2 एंड द सेकेंड वन इज +3। तो आंसर कभी भी अगर ऑप्शनल में आएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो यू विल मार्क +2, और अगर आपका +2 और +3 दोनों दे रखा है तो +2 ही मार्क करेंगे। बट अगर रिटन क्वेश्चन आएगा, लिखने के लिए आएगा, तो आप पहले +2 लिखेंगे, उसके बाद एक एडिशनल लाइन लिखेंगे एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। समझ गए? लिखने का तरीका क्लियर है। नेक्स्ट स्कैंडियम, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, कई बार। अगर पुराने पेपर उठा के देखोगे तो बेटा कई जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो स्कैंडियम जो है वो ओनली एलिमेंट है बेटा पहली ट्रांजिशन सीरीज का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। स्कैंडियम +3 देता है, केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट उसका होता है +3, इसमें +2 नहीं होता है। तो कहोगे होता तो सर इसमें भी 3d1 4s2 है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन ही क्यों नहीं निकलते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों? तो बेटा क्योंकि इसमें अगर हम स्कैंडियम में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d1 और 4s2 आएगा, 4s2। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपके 4s के इलेक्ट्रॉन है वही क्यों नहीं निकल जाते, 3d का भी साथ में क्यों निकल रहे हैं? तो अगर 3d का इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा तो बेटा उसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में d 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता था कि 4s के 2 के भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते केवल, और d का ना होता। तो स्कैंडियम में ये देखा गया कि नेचर में इसके कंपाउंड का जो एग्जिस्टेंस है, बेटा हम कुछ चीज़ें देखो जो थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्ट जरूर करते हैं। केमिस्ट्री ऐसा थोड़ी है कि हम थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं, उसके पीछे का कुछ है ही नहीं फंडामेंटल, उसके पीछे के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो कहीं ना कहीं हम जो चीज़ें मिल रही होती है नेचर से, उन्हीं के बेस पर थ्योरी बनाते हैं। तो स्कैंडियम जो देखा गया उसके केवल एक ही टाइप के कंपाउंड नेचर में मिलते हैं, दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो केवल एक ही है, दैट इज +3। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम उसी सीरीज में जिंक के पास चले जाएं तो जिंक भी केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और वो है आपका +2। जिंक के जितने कंपाउंड देखोगे उनमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हम जिंक को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? द ओनली एलिमेंट विच शो ओनली वन काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, केवल उसको स्कैंडियम को ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंक के केस में अगर हम जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 3d10 और 4s2। अगर इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो d उसका फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल। और प्लस क्योंकि इसका d भरा हुआ है, d कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इसको ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट भी कंसीडर नहीं किया जाता। हम ट्रांजिशन एलिमेंट उन्हीं को कंसीडर करते हैं बेटा जिनमें d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, पूरी तरह से भरा ना हो, उनको हम d में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है आपका जिंक जो है बेटा वो भी केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2, लेकिन उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रखते कि केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज नॉट अ ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज इज d ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड। हाँ ठीक है, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, वो कौन शो करता है? मैंगनीज। और कहां तक होता है? +7 तक। जैसे कंपाउंड KMnO4,
KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +7 होता है। अगला है द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल द एलिमेंट्स। अगर हम जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उन सभी में बात करें तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक जाता है? +8 तक जाता है। +8 जैसे OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, उसमें देखेंगे तो ऑस्मियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो कितना आता है? +8 करके आता है। तो मैक्सिमम आपका +8 तक जाता है, जो कि ऑस्मियम और रुथेनियम के कंपाउंड्स में देखने को मिलता है। किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो केवल 2 ही एलिमेंट के साथ मिलता है, या तो ऑक्सीजन या तो फ्लोरीन। क्यों ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही ऐसे कंपाउंड है बेटा, एलिमेंट है जिनके साथ एलिमेंट अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं और किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल आयन को उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जा सकते हैं। तो जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा यहाँ पर वो +7, देखो उसमें KMnO4 4 ऑक्सीजन लगे हैं, इस वजह से वो +7 तक शो कर रहे हैं। तो कोई भी एलिमेंट केवल 2 ही एलिमेंट के साथ अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, दैट इज फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी मेटल आयन की स्टेबिलिटी, किसी भी मेटल की स्टेबिलिटी बेटा इलेक्ट्रोड, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो 3 तरह की एनर्जीज का सम होता है, 3 एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी एनर्जी होती है? द फर्स्ट एनर्जी इज एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन और एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहते हैं उसे। द सेकेंड एनर्जी इज एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन, दैट इज सीक्वेंस। ओके, ये सीक्वेंस में पहला एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन होगा, दूसरा एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन होगा और तीसरा एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन होगा। इन तीनों एनर्जीज का सम जो होता है किसी भी मेटल आयन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। ये वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितनी नेगेटिव में ज्यादा होगी, मतलब कोई भी एनर्जी अगर निकलेगी तो नेगेटिव में लिखते हैं ना, एंथैल्पी को नेगेटिव में दिखाते हैं ना। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक टाइप देन वी विल पुट नेगेटिव साइन बिफोर द एनर्जी। तो जितनी एनर्जी में वैल्यू बेटा ज्यादा होगी, आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम देखें इसमें तो एक क्वेश्चन हमारा बेटा ये होता है कि कॉपर +2 की स्टेबिलिटी कॉपर +1 से ज्यादा क्यों है एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम यहाँ पर देखें बेटा स्टेबिलिटी में कि पहले तो जाने सब्लिमेशन की एनर्जी है क्या, कि किसी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पता है? ये पता है पिछले साल आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन थी। हाँ सुनो ध्यान से, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एलिमेंट। आपको पता है गैसियस आइसोलेटेड भी जरूर लिखा जाता था, सर बोले भी होंगे, लास्ट टाइम पढ़ाए होंगे। तो गैसियस आइसोलेटेड एलिमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि किसी भी एलिमेंट अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना, तो हमें जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, उसमें वेरिएशन आ जाएगा। कैसे? सपोज दैट कि तुमसे अगर हमें कोई चीज़ छीननी है और तुम्हारे बगल में तुम्हारा दोस्त खड़ा है, अगर हमने कोई चीज़ तुमसे छीनने की कोशिश की तो जाहिर सी बात है वो हेल्प करने लगेगा। हमें जितनी एनर्जी लगानी चाहिए थी उससे ज़्यादा लगानी पड़ सकती है, और हो सकता है कम भी लगानी पड़े। कम क्यों लगानी पड़े? ये देख के भाग जाए तुरंत, तो दूसरा वाला तो हाथ पैर छोड़ के खड़ा हो जाएगा, यार मेरा दोस्त तो भाग गया, अब मैं क्या करूं, है ना। तो मतलब हुआ कि दोनों में से कोई भी कंडीशन कम या ज़्यादा हो सकती है, जनरली ज़्यादा होती है। तो किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी अगर हमें एग्जैक्टली निकालनी है तो क्या जरूरत है, क्या क्या नीड होनी चाहिए? एलिमेंट अलग होना चाहिए, वो किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, वो आइसोलेटेड होना चाहिए। तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में क्या होता है? आइसोलेटेड। तो गैसियस क्यों आता है? तो कोई भी एलिमेंट अगर आइसोलेट होगा, अकेला होगा, तो कोई भी एलिमेंट अकेला होगा तो सिंपल सी बात है किस में होगा फिर? गैसियस स्टेट में होगा या नहीं होगा? एलिमेंट लिक्विड और सॉलिड कब बनते हैं? जब वो पास आते हैं। जब एलिमेंट अकेला हो गया, आइसोलेट हो गया, इसका मतलब वो कौन सी स्टेट में आ गया? गैसियस स्टेट में। तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में गैसियस और आइसोलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove 1 electron from gaseous isolated element। अब किसी एलिमेंट को अगर आइसोलेट करना है, अलग अलग करना है, सारे एटम्स को अलग अलग करना है, तो बेटा उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसी भी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं या किसी भी मेटल पीस को उसके एटम्स में अलग अलग कर रहे हैं, बात तो एक ही है। तो मतलब उसी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहो या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल ऑफ 1 मोल क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए मेटल।
एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने के लिए, उसके इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन। एंड द नेक्स्ट इज एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन। अब जब एटम अलग अलग हो गए तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसको आयन में बदलेंगे, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको क्या कहेंगे? एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन कहेंगे। और फिर उस आयन को लिक्विड स्टेट में ले जाएंगे तो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे। इन तीनों एनर्जीज का जो सम आएगा बेटा, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है। और जितना नेगेटिव में होगी ये वैल्यू, आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम तुमसे पूछें सपोज दैट कि लिथियम आयन और सोडियम आयन, इन दोनों में कौन एक्वस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है? कौन ज्यादा स्टेबल है बताइए? कौन ज्यादा स्टेबल है? सोडियम और लिथियम आयन? सोचो, अरे आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम कहां आता है? टॉप पे, ऊपर आता है, उसी के नीचे सोडियम आता है। इसका मतलब लिथियम की नेगेटिव में वैल्यू ज्यादा है, सोडियम की नेगेटिव में वैल्यू कम है। तो किसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है? लिथियम आयन की। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी एक्वस स्टेट में ज्यादा होगी। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में जितना ज्यादा होगा बेटा, उसके आयन की स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आया? तो अब यही क्वेश्चन जब बोर्ड में आता है बेटा, तो बोर्ड में क्या लिखा है कि कॉपर +2 जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 है, जबकि D पूरा भरा हुआ भी नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इसको कैसा होना चाहिए? अनस्टेबल। जबकि कॉपर +1 का D10 होता है, उसका D पूरा भरा हुआ है, इसका मतलब इसको कैसा होना चाहिए? स्टेबल। तो बेटा होते स्टेबल बट इन गैसियस स्टेट। लेकिन जैसे ही उनको एक्वस स्टेट में लेकर आते हैं, कॉपर +2 जो होता है बेटा, कॉपर +2 उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है कॉपर +1 से। क्यों? जबकि वो तो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, फिर भी स्टेबल ज्यादा हो गया। तो दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कि जब हम कॉपर +2 और कॉपर +1 दोनों को वाटर में डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो कॉपर +2 की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है, वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर +1। अब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगी, ज्यादा एनर्जी अगर किसी में से निकल जाएगी बेटा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कॉपर +2 इज मोर स्टेबल देन कॉपर +1 इन एक्वस मीडियम बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज हाई। समझ आया? तो बस इसी को लिख लेना है, ठीक है? क्लियर है? +2 जो है उसकी इलेक्ट्रॉन हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है देन कॉपर +1 इन एक्वस स्टेट। लेकिन ध्यान देना, अगर गैसियस फेज लिखा है, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि गैसियस फेज, तो गैसियस फेज में कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होता है देन कॉपर +2। और क्या रीजन है? क्योंकि कॉपर +1 में d ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है।